अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं इस वक्त बनी गाला की खूबसूरत वादियों में फिर रहा हूँ। यहाँ एक शूट के लिए आया था। मेरा जो आज का व्लॉग है वो थोड़ा सा कह लें कि संजीदा होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा पॉलिटिकली इंस्पायर्ड है। अमूमन मैं पॉलिटिक्स पे ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि मुझे जहाँ जैसा मौका मिलता है और वो कहते हैं जैसा माहौल होता है उसी माहौल में मैं रंग जाता हूँ। तो यहाँ जब मैं शूट पे आया तो मेरी मुलाकात एक लॉयर से हुई जो कि मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं। उन खातून का नाम है सुजैन जहान खान। ये लतीफ़ खोसा साहब की जो फर्म है उससे एफिलिएटेड हैं और इस वक्त बुशरा बीबी और इमरान खान के केसेस डिफेंड कर रही हैं। जब मैंने ये देखा और मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि यार इंटरेस्टिंग, व्हाई नॉट, क्यों ना इनसे गपशप लगाई जाए इस करंट सिनेरियो पे जो चल रहा है मुल्क में। तो ऐसा है दोस्तों कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ लूँ, एक प्रो पीटीआई और एक प्रो पीएमएलएन, क्योंकि यही दो जमातें हैं जो इस वक्त ज़्यादा सरगर्म हैं। ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी भी, बट इस वक्त जो सिनेरियो है वो ज़्यादा इन दो के वो क्या कहते हैं कि जो मुकाबला चल रहा है। इसलिए मैं आज सुजैन से बात करूंगा और मैं इनसे पूछूंगा कि जो केसेस इस वक्त खान साहब पे जो लगाए गए हैं तो क्या उनका ओरिजिन है, क्या उनका वो है, कह सकते हैं कि व्हाट्स द बेस बिहाइंड दैट एंड व्हाट इज़ द करंट सिनेरियो राइट नाउ, प्रेजेंट जो स्टेटस है वो क्या है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अगले व्लॉग से पहले एक ऐसे लॉयर के साथ भी बैठूं जो कि पीएमएलएन को सपोर्ट करते हों या लाइक वो अपोजिशन में हो इनके पीटीआई के, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया जाएगा कि वो क्या कहते हैं इन केसेस के बारे में। देखिए, कहते हैं कि जब भी आप फैसला करें या अपना दिमाग बनाएं तो दोनों फरीकों की बात सुनें, यही सही तरीका है। आज हम बात करेंगे सुजैन जहान खान से। लतीफ़ खोसा साहब हम सब जानते हैं, ये जरदारी साहब को भी रिप्रेजेंट करते रहे हैं, ये नवाज शरीफ साहब को भी रिप्रेजेंट करते रहे हैं और अब ये इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनकी फर्म में यकीनन जहांदीदा किस्म के लोग ही काम करेंगे और ये खातून भी बहुत नामी गिरामी जो है वो एक शख्सियत है। तो अब यहाँ से चलते हैं हम उनके पास और उनसे पूछते हैं जो इस वक्त करंट केसेस हैं खान साहब पे, क्या है उनकी बुनियाद, क्या है उनका स्टेटस और क्या लगता है कि आने वाले वक्त में होगा। अस्सलाम वालेकुम सुजैन, कैसी हैं आप सुजैन? ठीक ठाक। अच्छा सुजैन, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देखने वालों को ये बताइए कि ये जो तोशा खाना केस है जिसकी बहुत हाइप जो है वो क्या है और ये कैसे जो है वो केस जो है ये वो वजूद में आया और ये इल्ज़ाम लगा इमरान खान साहब पे, और उसकी बुनियाद क्या है, उसका स्टेटस क्या है, इस वक्त क्या हो रहा है उसमें, और आने वाले वक्त में क्या उसका जो है वो नतीजा निकल सकता है। बहुत सारे लोग हैं हमारे जिनको एक्चुअली सही हकायक का नहीं पता। हम सुनते बहुत कुछ हैं, पढ़ते बहुत कुछ हैं लोगों से, इधर से उधर से। एक लॉयर के मुंह से यकीनन उसकी जो वेटेज होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, और ख़ास तौर पे वो लॉयर जो इस केस को डिफेंड कर रहा है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि जो तोशा खाना केस है वो है क्या। देखिए, तोशा खाना में तो सबसे पहली बात मैं यही करूंगी, जो हमने एक दरख्वास्त भी दी थी जज साहब को, कि आपने सिर्फ इमरान खान साहब पे तोशा खाना का केस बना दिया और इससे पहले जितने प्राइम मिनिस्टर गुजरे पाकिस्तान में 1947 से लेके अब तक, क्या उनकी एसेट्स की भी हमें कोई कॉपी दी गई या उन पे भी कभी कोई ट्राई किया गया या नहीं किया गया? तो इसका कोई ऐसा जवाब हमें अभी तक नहीं मिला।
रही बात खान साहब के तोशाखाना केस की, तो आई गेस के वो केस बेबुनियाद केस है, जिस केस में अगर आप वो देखें जो शहबाज खोसा साहब ने उनको जो विटनेस आए जिनका अभी मेरे जहन से नाम निकल गया, लेकिन जब उनके ऊपर क्रॉस किया वो मोहतरम थे जिन्होंने इमरान उनका नाम था, कि जिन्होंने जब उनकी वैल्यू को जो एक ग्राफ ज्वेलरी सेट और बल्गारी वॉच सेट के ऊपर जो उन्होंने कितना बड़ा अरबों का केस बना दिया, तो जब उनकी वैल्यू को उन्होंने एक्सेस किया तो वो प्राइस उन्होंने अरबों में बना दी। जबकि उनसे क्वेश्चन किया गया कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में कि बताएं आपने ये किस तरह किया, तो उन्होंने खुद कहा कि महज मैंने तस्वीरों की बेसिस पे ये वैल्यूज़ निकाली। ना तो उनको ये बात पता थी कि हम डायमंड को कभी भी ग्राम्स में नहीं लिखते, हम डायमंड को कैरेट्स में लिखते हैं। वो इंसान एक अंडर ग्रेजुएट इंसान था जिसको आपने ग्राफ ज्वेलरी सेट की तस्वीर की बुनियाद पर उस इंसान ने एक सारी वैल्यू जो है वो एक्सेस करके दे दी। तो मैं आवाम से दरख्वास्त करूँगी कि आप लाजमी वो क्रॉस जो है वो पढ़ें, वो बहुत ही अच्छी क्रॉस है। और उसके बाद मेरे मुताबिक कि कोई केस रह नहीं जाता, बजाय इसके कि आपने सिर्फ कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि खान साहब किसी तरीके बाहर ना आ सकें। और इतना स्पीडी ट्रायल इस वक्त अडयाला में चल रहा है जिसकी कोई अभी तक कोई एग्जाम्पल नहीं आई। ATC कोर्ट 1 जो कि पूरे पाकिस्तान के केसेस छोड़ के सिर्फ इस वक्त इमरान खान साहब के केस सुने जा रहा है। डे टू डे प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। सुबह 9 बजे हम जाते हैं, रात को 9 बजे हम वहाँ से वापस आते हैं, और विदाउट एनी डिले केस को जल्दी सुना जा रहा है ताकि जल्द अज जल्द मोहतरम इमरान खान साहब को सज़ा दी जा सके। उसके अलावा कहा जाता है कि ये एक ओपन ट्रायल है, जबकि मैं खुद खान साहब की कौंसल में उनका मेरा वकालतनामा लगा हुआ है, उसके बावजूद मुझे भी घंटा ये बाहर खड़ा रखते हैं, फजूल में बिला वजह हरास करने के लिए चेकिंग करते हैं। तो ये कहाँ से एक ओपन और फेयर ट्रायल हुआ? तो इस चीज़ से हमारा पता लगता है कि किस तरह से मोहतरम इमरान खान साहिब को एक विक्टिमाइज़ करके पूरी दुनिया के सामने हम एक अपने मुल्क का क्या इंप्रेशन दे रहे हैं। तो अगर ये रेफरेंस पढ़ा भी जाए तो ये रेफरेंस बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि अब तक जो पहले वज़रा गुज़रे हैं जिनमें मरीम नवाज़ साहिबा, मोहतरम जरदारी साहब, मोहतरम नवाज शरीफ साहब, तो उन सब ने भी तो ये सब किया है। आज तक उनके केसेस कहाँ हैं? वो तो आते हैं और आके बड़ी मज़े से उनके बायोमेट्रिक के लिए जो हमारा हाई कोर्ट है वो ख़ुद जाता है और एयरपोर्ट पे उनकी बायोमेट्रिक लेता है, और जो पूरे ताहयात ना अहल थे आज वो इलेक्शन लड़ते हैं। और इमरान खान साहब को अदालत में और कोर्ट रूम में हर जगह पे इस तरह से बिठाया जाता है जैसे पता नहीं इन्होंने कौन सा इतना बड़ा टेररिज्म और इतना कुछ कर दिया है कि आज वो इंसान जो पाकिस्तान का मोस्ट फेवरेट इंसान है, एक मोस्ट फेवरेट पॉलिटिशियन है, जिनका एक आर्टिकल छपता है और पूरी दुनिया में धूम मच जाती है, उसके इतने व्यूज़ होते हैं, वो इंसान आज इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उसके अलावा क्या होता है इलेक्शन के दौरान, अभी क्योंकि इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट है, तो खान साहब की कहीं पे तस्वीर लग जाए या खान साहब के बारे में कोई पम्फलेट या कोई अपना जो कर ले जो पोस्टर्स हैं उस पे खान साहब की तस्वीर लग जाए तो प्रिंटिंग प्रेसेस के ऊपर जाके छापा मारा जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि बल्ले का निशान छीन लिया जाता है। पार्टी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन एक तरह से पार्टी की स्ट्रेंथ को तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये चीज़ें खान साहब की पॉपुलैरिटी में ज़्यादा इजाफा कर रही हैं, और ये जितने भी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये किसी काम में नहीं आने वाले। अच्छा, दूसरा आप मुझे ये बताइए, जो साइफर केस है उसकी बुनियाद क्या है? व्हाट वाज इट अबाउट, और उसका जो है वो क्या स्टेटस है? उसमें तो शायद गालबन कुछ पिछले दिनों ये सुनने में भी आया था कि बेल हो चुकी है उस केस में और चीज़ें जो है वहाँ रिजॉल्व हो गई हैं। थोड़ा सा बताइएगा ज़रूर कि साइफर केस क्या था, क्यों ये केस बना और कैसे ये रिजॉल्व हुआ। तो साइफ़र के बारे में ये है कि 2022 में खान साहब एक रैली में एक सफ़े को हिलाते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि जी इसने पाकिस्तान के डिफेंस को बहुत नुकसान हो सकता है, जबकि वो एक डोनाल्ड लू की साजिश होती है जिसको खान साहब सबके सामने लेके आना चाहते हैं, और वो एक रैली में एक दिखा देते हैं कि ये है वो साइफ़र, जिसके बाद वो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस होती है और उसकी वजह से बहुत से इश्यूज़ बनते हैं, खान साहब को हटा दिया जाता है। लेकिन उस साइफ़र की जहाँ तक बात की जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में ये पूरा इख्तियार प्राइम मिनिस्टर को हासिल है कि जब भी उसको लगे कि कोई चीज़ उसकी आवाम को मालूम होनी चाहिए तो वो अपनी आवाम के साथ उस चीज़ को शेयर कर सकता है। रही बात साइफ़र केस की, तो साइफ़र केस में खान साहब की बेल हो चुकी है। उसके अलावा साइफ़र केस का फ़ैसला भी महफूज कर लिया गया है और इसके ऊपर अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा फ़ैसला आए जो कि खान साहब के हक़ में हो। ओके, कमिंग टू द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, ये अलकादिर ट्रस्ट केस ये क्या है? इसकी जो है ना पूरी डिटेल हमें बताइए कि ये कहाँ से आ टपका और ये क्या है और इसका जो है क्या वो
सिलसिला बन रहा है आगे। 2018 में एक बिज़नेस टाइकून हैं जो कि लंदन में होते हैं, और लंदन की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान से कांटेक्ट करती है क्योंकि कुछ एम्बेजलमेंट्स पाई जाती है उनके अकाउंट्स में। तो ये एक मुआहिदा होता है जिसमें उनको लगता है कि जो पाकिस्तान की अमाउंट है वो वापस पाकिस्तान को भेज दी जाए। उसमें एक और केस चलता है जिसमें ये कहा जाता है, ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता है या एक कॉन्सेप्ट आता है कि वो जो 190 बिलियन जो है वो आता है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, उसकी कुछ रकम आती है, और उसके बाद ये कह दिया जाता है कि क्योंकि इसमें खान साहब इन्वॉल्व थे और उन्होंने इसको एडजस्ट करने के लिए, इस मनी को एडजस्ट करने के लिए अल-कादिर यूनिवर्सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसको किया है। जबकि इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट प्रोजेक्ट है, और इसकी अगर आप मेमोरेंडम्स उठा के देखें, इसके कॉन्ट्रैक्ट्स देखें, तो उसमें यही पता लगता है कि कल को खुदा न खास्ता अगर कुछ भी होता है, कोई डिज़ोल्व होता है ये ट्रस्ट, तो इसकी अमाउंट जो है वो ट्रस्टीज़ को जाएगी। उसमें कहीं पे भी मोहतरम इमरान खान साहब, उनकी उनकी अहलियाँ हैं बुशरा बीबी या कोई भी, उनमें से किसी को कोई बेनिफिट नहीं होगा। बट क्योंकि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से हमने बाबाए सलासल करना है, उनको हमने जेल में रखना है, जिसकी बुनियाद पे हम ये एक झूठा केस बनाते हैं। अगर देखा जाए तो अमाउंट आ ही सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रही है, तो उसमें एम्बेजलमेंट खान साहब किस तरह से कर सकते हैं। और अगर एक और चीज़ देखी जाए तो इमरान खान साहब ने बहुत पहले नमल यूनिवर्सिटी बनाई थी जो कि एक मियांवाली में है, एक इस्लामाबाद में है, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल जो कि लाहौर में है, और उसके साथ साथ कराची में भी बन रहा है। तो एक इंसान जो ऑलरेडी इतना ट्रस्ट का काम कर रहा है, उस इंसान ने ये सोचा कि चलो एक यूनिवर्सिटी भी बना लेते हैं ताकि हम एक अच्छे लीडर्स पैदा कर सकें। बट क्योंकि आई डोंट नो हमारी क्या मसला है हम लोगों में, क्यों हम तरक्की नहीं कर पाते, इसका जवाब आवाम को बेहतर पता होगा कि जब एक इंसान एक यूनिवर्सिटी बनाने लगता है, एक ट्रस्ट जिसका मकसद सिर्फ मतलब ऐसे बच्चों को तालीम देना है जो कि ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, और उस बेस के ऊपर 190 बिलियन का केस बना के आज मोहतरम इमरान खान साहब को जेल में रखा गया है। और मेरे मुताबिक ये सब करने का रीज़न सिर्फ यही था कि खान साहब को इन इलेक्शंस में ना पार्टिसिपेट करने दिया जाए। बट मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अवाम होश से काम लेगी, अपनी अकल से काम लेगी, और 8 फरवरी को इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुकद्दर बदल जाएगा। थैंक यू वेरी मच सुजैन जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बातें बहुत सारे लोग देखेंगे, सुनेंगे, और बहुत क्लैरिटी हो गई होगी अब इन 3 मामलों में जो कि काफ़ी अरसे से इस मुल्क में चल रहे हैं। एंड रियली थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। तो आप लोगों ने सुना इन सब केसेस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों की जो कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर हो गई होंगी, बहुत सारी बातें उनको पता चली होंगी जो अब तक शायद उन्हें पता नहीं थी। इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, आप लोगों ने वोट डालना है, ज़रूर डालना है। और मैं ये कहता हूँ कि देखें, वोट आप जिसको भी डालें वो आपका बुनियादी हक है। आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हैं, किसी भी लीडर को आप फॉलो करते हैं, आप वोट ज़रूर डालें। बस ये समझ के वोट डालिए कि अपना होमवर्क पूरा करके कोशिश करें हकायक को जान के, और सही और गलत का फैसला आप ही ने करना है, क्योंकि हर इंसान का यहाँ पे अपना इंडिविजुअल डिसीजन है ये। तो बेहतर ये होगा कि फैसला करने से पहले आप कम से कम अपना होमवर्क पूरा करें ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो कि क्या सही है क्या गलत। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पे लाजिम है कि आप किसी एक ही लीडर को वोट दें, क्योंकि अल्लाह ने डिसीजन लेने का हक आप सबको दिया है, और आप सबका हक है कि आप अपने हिसाब से डिसीजन लें। लेकिन कोशिश करें कि सही डिसीजन लें, और सही डिसीजन लेने के लिए सच्चाई का जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने इर्द गिर्द से बाखबर रहिए, हकायक को जानने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद फ़ैसला कीजिए कि क्या आपके लिए सही है, आपकी फैमिली के लिए सही है, आपके मुल्क के लिए सही है, और उसके बाद वोट दीजिए। क्योंकि ये आप ही का वोट है जो इस मुल्क को चला रहा है जिस रास्ते पे भी। अगर ये सही चल रहा है तो आपकी वजह से, अगर ये गलत चल रहा है तो आपकी वजह से। इसलिए किसी को ब्लेम मत कीजिएगा। कल को आप कहें कि यार ये मुल्क तरक्की नहीं कर रहा और ये नहीं कर रहा, तो ये सिर्फ आप लोगों की वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि वोट आप लोग डालते हैं। सो आई एम सॉरी, आप कह रहा हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ। सो हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सही जो है वो फैक्ट्स को जान के उसके बाद फ़ैसला करें। साथ ही में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं एक और लॉयर से भी कोशिश करूँगा मेरी मुलाकात हो, और वो पॉइंट ऑफ व्यू भी हम आप लोगों के सामने लाए जो वो लोग कहते हैं
तभी आप सही फैसला कर पाएंगे ना। एक साइड की तो बात नहीं सुनेंगे आप, दोनों साइडों की बात सुनिए, फिर फैसला कीजिए। दुआ करें मुझे कोई सही लॉयर जल्दी से मिल जाए अगले जुम्मे अगले इतवार से पहले। अगर ये कोई वीडियो देख रहा है तो भाई मुझे फ़ोन कर दो और मैं ख़ुद आ जाऊँगा आपके पास, क्योंकि मैं पर्सनली ज़्यादा लॉयर्स को जानता नहीं हूँ। बहरहाल नेक्स्ट व्लॉग तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आई लव यू ऑल।